Students, how are you all? Yesterday we were doing a lesson change and development in rural society, and we have already started the topic the impact of land reforms, in which we are doing about land reforms in independent India. Okay, so, today we are going to read that what were the laws and what were the changes made by the government. Okay, you have to be very careful and you have to put star in front of that because these are the main changes. The first important legislation is law was the abolition of the ज़मींदारी सिस्टम. जो सबसे पहला जो लॉ बनाया गया वो क्या था? ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना. ठीक है, विच रिमूव द लेयर ऑफ इंटरमीडिएटरीज दैट स्टूड बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट. तो वो क्या करते थे, जो किसान हैं उनको क्या करना पड़ता था, अपनी फसल को काट के ज़मींदारों के पास देनी पड़ती थी. ठीक है, वो अपने मन चाहे कीमतें लगाते थे, जो मार्केट के रेट है, ठीक है, उससे कम कीमतों में उनसे ये लेते थे. ठीक है, और वहाँ पे जाके हाई प्राइस में बेच देते थे. ठीक है, तो उन्होंने ये इंटरमीडिएटर्स जो हैं वो निकाल दिए. ठीक है, कि जो लोग हैं कल्टीवेटर्स हैं वो सीधा अपनी जो है फसल जो आगे बेच सकें. ठीक है, ताकि उनको नुकसान ना हो. Of all the land reform laws that were passed, this was probably the most effective. जितने भी लैंड लॉज बनाए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव यही था. ठीक है, for in most areas it succeeded in taking away the superior rights of the ज़मींदार over the land and weakening their economic and political power. ठीक है, उनके काफ़ी सारे राइट्स छीन लिए गए थे और उनकी जो पॉलिटिकल पावर और इकोनॉमिकल पावर वो कम हो गई. ठीक है, this did not happen without a struggle, of course, but ultimately the effect was to strengthen the position of the actual landlords, holders and cultivators at the local level. ठीक है, ये करने का रीज़न क्या था, ताकि जो रियलिटी में लैंड होल्डर्स हैं, जिनकी ज़मीन हैं, कल्टिवेटर्स हैं, उनकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके. हाउएवर ज़मींदारी abolition did not wipe out landlordism or the tenancy or sharecropping system. ज़मींदारी सिस्टम तो ख़त्म हो गई, लेकिन इससे टेनेंसी क्या हो गया, जिसमें हम लीज़ पे, मैंने पहले भी बताया था कि लीज़ पे जो है ज़मीन लेके, ठीक है, उसके ऊपर फसलें वगैरह उगाई जाती थी और ज़्यादा हिस्सा किसको देना पड़ता था, जिनसे हमने ज़मीन लीज़ पे ली है. ठीक है, और शेयरिंग में जो है ये एग्रीकल्चर में शेयरिंग करना. ठीक है, विच कंटिन्यूड इन मैनी एरियाज. इट ओनली रिमूव द टॉप लेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द मल्टी लेयर्ड एग्रेरियन स्ट्रक्चर. सिर्फ यही एक मीडिएटरी में ही इसने जो है इस रूल ने ज़मींदारों को हटाया था. ज़मींदार अपनी ज़मीन के मालिक तो रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्टेट और कल्टीवेटर्स के बीच में इंटरमीडिएट नहीं रहे थे. ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज अमंग द अदर मेजर लैंड रिफॉर्म लॉज दैट वर इंट्रोड्यूस्ड वर द टेनेंसी एबोलिशन. मैंने अभी बताया था टेनेंसी क्या होता है, किराए पर, ज़मीन को किराए पर देना या लेना. ठीक है, एंड रेगुलेशन एक्ट, किसी चीज़ को फिक्स कर देना. ठीक है, रेगुलेशन मीन्स टू फिक्स समथिंग. ठीक है, दे अटेम्प्टेड इधर टू आउटलॉ टेनेंसी ऑल टुगेदर. आउटलॉ टेनेंसी मीन्स या तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, और टू रेगुलेट रेंट्स टू गिव सम सिक्योरिटी टू द टेनेंट्स. पहले क्या होता था, कभी 75% ले लिया उससे, कभी 80% ले लिया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा सारी मेहनत करके. लेकिन अब सरकार ने क्या किया, या तो इसको बिल्कुल ख़त्म करो, या एक जो रेंट है वो फिक्स कर दिया, भी इतना ही रेंट देंगे. ठीक है, in most of the states these laws were never implemented very effectively. In West Bengal and Kerala there was a radical restricting of the agrarian structure that gave land rights to the tenants. Okay, means what he said that कि वेस्ट बंगाल और केरला में क्या हुआ कि बहुत ही ग्रेट चेंजेस आए एग्रेरियन स्ट्रक्चर में, जिसमें कि लैंड दैट गेव लैंड राइट्स टू द टेनेंट्स, और जो किराएदार थे ज़मीन के
ठीक है, उनको ही लैंड राइट्स पूरे के पूरे दे दिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड मेजर कैटेगरी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लॉज वर द लैंड सीलिंग एक्ट्स, लैंड को सील कर देना। These laws imposed an upper limit on the amount of land that can be owned by a particular family. ये क्या होता था कि एक लिमिट फिक्स की जाती थी कि एक फैमिली के पास इतनी ही लैंड होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर उससे ज़्यादा लैंड को क्या किया जाता था, सील कर लिया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। द सीलिंग वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ द लैंड। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग थी, इस किसके हिसाब से थी, काइंड ऑफ लैंड, ठीक है, ज़मीन किस तरीके की है उसके हिसाब से। इट्स प्रोडक्टिविटी एंड अदर सच फैक्टर्स, ठीक है, किसके हिसाब से थी कि ज़मीन कैसी है, वहाँ पे प्रोडक्शन कैसी होती। वेरी प्रोडक्टिव लैंड हैज़ अ लो सीलिंग वाइल अनप्रोडक्टिव ड्राई लैंड हैज़ अ हायर सीलिंग। यानी कि अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा होने के बाद ही लिमिट की जाती थी, है ना। ड्राई लैंड तो रख सकते हैं लेकिन जो कल्टीवेटर लैंड है वो ज़्यादा नहीं रख सकते। अकॉर्डिंग टू दीज एक्ट्स द स्टेट इज़ सपोज टू आइडेंटिफाई एंड टेक पोसेशन ऑफ सरप्लस लैंड हेल्ड बाय ईच हाउस होल्ड। तो स्टेट को क्या काम था कि वो चेक करते थे और उस लैंड को सील कर देते थे, गवर्नमेंट के अंडर ले आते थे जो सरप्लस लैंड है, एक्स्ट्रा लैंड है, ठीक है, and redistributed to the landless families and households in other specified categories, ठीक है। अदर कैटेगरीज के लोगों को या लैंडलेस फैमिलीज़ को यही वाली ज़मीन दे देते, such as SCs and STs, but in most of the state these acts prove to be toothless। कई जगह पे ये जो कानून लागू किया गया था ये सही तरीके से काम नहीं आया, क्योंकि क्या है, वो फैमिली वाले क्या करते थे, जैसे जिसके नाम पे ज़मीन है तो उसने अपने रिश्तेदारों के नाम पे ज़मीन शो कर दी, बहन के नाम पे, भाई के नाम पे, ठीक है। एक बंदे के नाम पे ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए थी। देवर मैंने लूप होल्स का मतलब होता है कमियाँ, इसमें बहुत सारी कमियाँ थी, ठीक है, बहुत सारी कमियाँ थी। क्या कमियाँ थी देखो, एंड अदर स्ट्रेटजीज थ्रू विच मोस्ट लैंड ओनर्स वर एबल टू एस्केप फ्रॉम हैविंग देयर सरप्लस लैंड टेकन ओवर बाय द स्टेट, ठीक है, वो बच जाते थे अपनी ज़मीन को कहीं पे भी देने से, ठीक है। बहुत सारी कमियां थी इसमें, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ अपनाते थे जो वो लोग थे अमीर लोग, ताकि वो अपनी ज़मीन को बचा सके। वाइल सम वेरी लार्ज एस्टेट्स वर ब्रोकन अप इन मोस्ट केसेस लैंड ओनर्स मैनेज टू डिवाइड द लैंड अमंग रिलेटिव्स एंड अदर्स, ठीक है। वो क्या करते थे, अपनी ज़मीन को क्या करते थे, उनके नाम, अपने रिलेटिव्स वगैरह के नाम दिखा देते थे, इंक्लूडिंग सर्वेंट्स इन सो कॉल्ड बेनामी ट्रांसफ़र्स। बेनामी ट्रांसफ़र्स के नाम पे वो क्या करते थे, अपने नौकरों के नाम पे, अपने रिलेटिव्स के नाम पे शो कर देते थे ज़मीन, ठीक है। विच अलाउड दैम टू कीप कंट्रोल ओवर द लैंड, ठीक है, इससे वो अपनी उस लैंड के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे, अपने पास रख सकते थे। इन सम प्लेसेस सम रिच फार्मर्स एक्चुअली डिवोर्स देयर वाइव्स बट कंटिन्यू टू लिव विद देम। कानून की नज़र में वो क्या करते थे, डिवोर्स दे देते थे अपनी वाइफ को, लेकिन साथ में रहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं इकट्ठे तो वाइफ की सेपरेट ज़मीन नहीं होगी, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ अलग हो गए हैं तो वाइफ को अलग से ज़मीन हो सकती है, मिक्की हो सकती है। इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रोविजंस ऑफ द लैंड सीलिंग विच अलाउड अ सेपरेट शेयर फॉर अनमैरिड वुमेन बट नॉट फॉर वाइफ्स को सेपरेट शेयर नहीं मिलता, इसीलिए वो क्या करते थे, अपनी वाइफ को कानून की नज़र में क्या करते थे, डाइवोर्स दे देते थे। द एग्रेरियन स्ट्रक्चर वेरीज ग्रेटली अक्रॉस इंडिया एंड द प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैज़ ऑल्सो बीन अनइवन अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो पूरे इंडिया में क्या है, अलग अलग था, ठीक है, और इसका प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैज़ बीन अनइवन, भी कहीं पे लैंड जो है ये प्रोग्रेस है वो जल्दी हुई, कहीं पे कम हुई। ऑन द होल हाउएवर it can be said that agrarian structure, although it has changed substantially from colonial times to the present, remains highly unequal.
This structure puts constraints on agricultural productivity. Land reforms are necessary not only to boost agriculture growth but also to eradicate poverty in the rural areas and bring about social justice. तो उसने कहा कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो किस लिए ज़रूरी हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए और सोशल जस्टिस लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ कि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते रहे कॉलोनियल पीरियड से लेके अब तक, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी अनइक्वल रहा ये चीज़। ठीक है, समझ आ गई। तो इट पुट्स कंस्ट्रेन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसमें भी डिफरेंसेस आते रहे, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ठीक है, दैट मच इज़ फॉर टुडे। Tomorrow we will continue our lesson with the Green Revolution and its social consequences. I hope you understood the lesson. Bye students.